जय श्री श्याम दोस्तों। अभी तक हमने जो आपका पीजीबीपी है उसमें बहुत सारा बेसिक सम कैसे सॉल्यूशन करना है वह सीखा हमने। डेप्रीसिएशन का कैलकुलेशन कैसे करना है वह सीखा हमने। बेसिक सम्स कैसे करने हैं वो सीखे। आज हम आपके लिए एक कम्प्रिहेंसिव सम लेके आए हैं जिसमें हमने आपके लिए 12 डिफरेंट एडजस्टमेंट बनाए हैं। तो आज हम ये सम को कैसे सॉल्व करना है उससे बेटर ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम इतने सारे ये जो एडजस्टमेंट है, ये डिफरेंट डिफरेंट एडजस्टमेंट है, इनका क्या ट्रीटमेंट इनकम टैक्स में होता है, तो उसके बारे में जानेंगे। हम पीजीबीपी में आज हमारा 6th लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। और दोस्तों, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं और हमारा पढ़ाने का तरीका और हमारी ईमानदारी से पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने दूसरे दोस्तों के साथ हमारे ये चैनल को शेयर करें और हमारे वीडियोस को उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। आज हम आपको ये 12 जो हमने एग्जाम्पल के साथ एडजस्टमेंट लिए है वो सभी का एक एक करके कैलकुलेशन करना सिखाएंगे ताकि कोई भी तरीके का एग्जाम्पल आपके पास आए। हमने आपके लिए ये कॉम्प्रिहेंसिव सम इसीलिए बनाया है ताकि जो भी एडजस्टमेंट आते हैं एग्जाम में, इसमें से अगर कोई भी आता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट लेना है, या आपको कभी भी कुछ भी नहीं रिकॉल हो रहा है तो तुरंत से फटाक से इस सम पे आके आप वो देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सॉल्व होता है। तो आपका ज्यादा टाइम ना बिगाड़ते हुए हम पहले जो हमारा एडजस्टमेंट है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में इस तरह के एडजस्टमेंट दिए रहते हैं, वहां से शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला है कि डेप्रीसिएशन का। ऑलवेज मैंने आपको बताया कि जब इस तरह का सम हो तो प्रॉफिट फ्रॉम पीएनएल से हमको स्टार्ट करना है। फ्रॉम पीएनएल, जो कि हमारा 8,95,000 है। हमने कहा था कि यहाँ कुछ चीजें हम ऐड करेंगे और कुछ चीजें हमें लेस करनी होती है। हम एक एक एग्जांपल्स का ही सिर्फ यहाँ पे चेक करेंगे बारी बारी से कि किस तरह से वो कैलकुलेशन या उसका क्या इफेक्ट इनकम टैक्स में आता है। सबसे पहला है डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स। तो कभी भी अगर इस तरह आपको दिया है कि डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स 1,25,000 है और सभी इससे पहले हमने डेप्रीसिएशन का कैलकुलेशन कैसे करना है वह सारे सम बहुत डिटेल में देखें। तो आज हम सिर्फ आपको यही बताने के लिए ये एग्जाम्पल में लिया है कि डेप्रीसिएशन जब इस तरीके से आपको एक डेप्रीसिएशन पीएनएल में भी दिया है और दूसरा डेप्रीसिएशन आपको एडजस्टमेंट पे भी दिया है। देखिए, डेप्रीसिएशन यहाँ पर आपको 55,000 रुपए का ये सब में दिया है। अभी ये 55,000 रुपए का डेप्रीसिएशन जो आपको दिया है, वो डेप्रीसिएशन में हम आप देखेंगे कि कैसे हम क्या एडजस्टमेंट रहेगा। एक डेप्रीसिएशन हमें दिया है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और दूसरा डेप्रीसिएशन हमें दिया है एज पर इनकम टैक्स जो हमारे एडजस्टमेंट में है। तो देखिए, आप बुक्स में किस तरह का भी कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो जो डेप्रीसिएशन है वो आपको इनकम टैक्स में पूरा उस तरीके से अलाउ नहीं होता। इनकम टैक्स में डब्ल्यूडीवी मेथड से और जो उन्होंने रेट प्रिस्क्राइब किए उसके हिसाब से ही डेप्रीसिएशन अगर कैलकुलेट होगा तो ही मिलता है। तो यहाँ इन्होंने सीधा हमें दे दिया है कि इनकम टैक्स के हिसाब से उनके जो रेट है उनके हिसाब से जो डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है उसके हिसाब से 1,25,000 है। और डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक 1,25,000 है और जो हमारा बुक्स में दिया 55,000। तो ऑलवेज क्या करना है, जो हमारे प्रॉफिट में से ये 50,000 हमने माइनस कर रखा है ना, 55,000 डेप्रीसिएशन, वो हमें एड बैक कर देना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, डेप्री बुक्स का जो भी है उसको ऑलवेज ऐड कर देना है 55,000, और जो भी इनकम है उसमें से एज पर इनकम टैक्स वो हमें इसमें से लेस कर देना है। ये हमारा प्लस होगा और ये हमारा माइनस हो जाएगा 1,25,000। मतलब हमारी इनकम में से जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से पीएनएल आ रहा है उसमें ये डेप्रीसिएशन हमने ऑलरेडी माइनस किया, तो ये वाला नहीं हमें अलाउड है, तो हम ये प्लस कर देंगे, लेकिन जो एक्चुअल वाला मिलता है वो माइनस कर देंगे। तो डेप्रीसिएशन में आप आज से ध्यान रखिए, जब भी इस तरह का सम आएगा तो आपको जो भी डेप्रीसिएशन हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में दिया है उसको हम ऐड करेंगे और जो भी हमारा इनकम टैक्स के हिसाब से उसको लेस करेंगे। ऐसा भी हो सकता था कि डेप्रीसिएशन 55,000 बुक के हिसाब से और इनकम टैक्स के हिसाब से सिर्फ 15,000 होता, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे 15,000 एज पर इनकम टैक्स 15,000 ही अलाउड होता, हमें पूरा अलाउड नहीं होता। ये 55,000 ऐड करते और हम यहाँ 15,000 लेस कर देते, तो सिंपली हमारा ये डेप्रीसिएशन हो जाता।
तो आज हमने ये एक पहला जो एडजस्टमेंट है उसमें सीखा कि जब भी कभी बुक में पूरा डिप्रिसिएशन दिया हुआ है और एडजस्टमेंट में भी दिया है तो बुक वाला हमें ऐड करना है और इनकम टैक्स वाला हमें लेस कर देना है। अब हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। एक एक करके हम जो भी एडजस्टमेंट है वो सॉल्व करते जाते हैं। सेकंड एडजस्टमेंट है हमारा, जैसे कि पीएनएल तो हमारा है ही 8,95,000। पूरा सम मैं आपको एक साथ सॉल्व नहीं करा रहा हूँ क्योंकि इतना बड़ा सम कभी भी एग्जाम में आता नहीं है और ना ही आपकी कोई बुक में भी है, लेकिन यहाँ हमने सारे एडजस्टमेंट एक ही सम में लिए हुए, तो एक एक करके उसमें क्या ऐड होगा और कौन सा लेस होगा हम वही सिर्फ सीख रहे हैं। तो पीएनएल में क्या ऐड होगा क्या लेस होगा वो हम देखेंगे। दूसरा हम एडजस्टमेंट देख रहे हैं, डेप्रिसिएशन हमने देख लिया। सेकंड है रेंट पेड ₹1 lakh was paid without payment of TDS at 10%, विच इज 10,000, मतलब 10,000 का टीडीएस काटना था। देखो टीडीएस का हमने अभी तक पूरी डिटेल में चैप्टर नहीं सीखा है। आने वाले लेक्चर्स में हम आपको टीडीएस का पूरा डिटेल में सारी डिटेल्स समझाएंगे कि किस तरह से टीडीएस काटना है, कब काटना है, कितना काटना है। वो सारा आने वाले लेक्चर्स में जिस जिस तरह से जितना जितना आपके कोर्स में आते होंगे सब, उसके हिसाब से हम आपको पूरा पूरा सिखाएंगे। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि जो आपका टीडीएस अगर नहीं काटा है तो उसका क्या सिस्टम होता है। देखिए रेंट की बात है, टोटल रेंट जो है हमारा यहाँ पे रेंट पेड 5 लाख है। तो देखिए 5 लाख में से उन्होंने क्या बोला है कि 4 लाख की तो कोई बात नहीं की है, तो 4 लाख पे टीडीएस वगैरह सही से कटा होगा ऐसा मान के हमें चलना पड़ेगा। और जो 1 लाख रुपीज है उस पे इन्होंने लिखा है कि 10% के हिसाब से 10,000 टीडीएस काटना था, जो कि हमने नहीं काटा है। तो इसमें हम कैसे इसका एडजस्टमेंट देंगे, क्या ऐड होगा क्या लेस होगा उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए सिंपल लिखा है 5 लाख के रेंट में से जो 1 लाख रुपए का रेंट है वॉज पेड विदाउट पेमेंट ऑफ टीडीएस एट 10%, तो 10,000। तो आप देखिए, आप मुझे एक चीज बताइए सबसे पहले, तो यहाँ पर क्या मेरा 1 लाख पूरा डिसअलाउ हो जाएगा या मेरा 10,000 अलाउ डिसअलाउ होगा या फिर कोई और अमाउंट डिसअलाउ होगी। तो देखिए प्रोविजन क्या कहता है, इनकम टैक्स का प्रोविजन ये कह रहा है अगर किसी, देखिए अगर कोई फॉरेन कंपनी है या कोई एनआरआई जो फॉरेन रेसिडेंट है, अगर उसको हम टीडीएस काटे बिना देते हैं तो उसका अलग प्रोविजन है, आप उसको क्लब मत कीजिए। ये एक इंडियन कंपनी या इंडियन रेसिडेंट के लिए ही है। तो कोई इंडियन कंपनी या इंडियन रेसिडेंट को अगर हम कोई भी अमाउंट जहां टीडीएस काटना जरूरी था और टीडीएस काटे बिना देते हैं, तो आप याद रखिए कि उस टोटल अमाउंट का जिसपे हमें टीडीएस काटना था उसका 30% डिस अलाउड हो जाएगा। देखिए हम आपको ये डिटेल में यहाँ बता सकते हैं कि 30% क्यों डिस अलाउ होता है, लेकिन आपके कोर्स में इतना ज्यादा डिटेल में है नहीं, इसीलिए आपको सिर्फ इतना जान लेना है कि जब भी कोई टीडीएस काटना था और टीडीएस नहीं कटा है तो आपको उस अमाउंट का 30% डिस अलाउ कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा टोटल 5 लाख रुपीज था। 4 लाख के बारे में कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं है तो वो बिजनेस ही मानेंगे, लेकिन जो ये 1 लाख है उसमें 10% टीडीएस काटना 10,000, लेकिन 10% 10,000 से नहीं लेना देना है और 1 लाख से नहीं लेना है। डिस अलाउ क्या होगा, वैसे तो ऐसा ही कहा जाता है, जनरली आप देखेंगे कि टीडीएस नहीं काटोगे तो आपको खर्चा मिलेगा नहीं, वो इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पूरा खर्चा नहीं अलाउ होगा, आपको खर्चे का 30% डिस अलाउ हो जाएगा। तो जो ये 1 लाख है ना आपका, उसका 30% डिस अलाउ हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल सिंपल हो गया कि आपके जो ये पीएनएल में 5 लाख रुपीज आपने रेंट का डेबिट कर रखा है, उसमें से 4 लाख तो अलाउ है, लेकिन जो 1 लाख है उसमें से 30,000 नहीं अलाउ होगा, तो वो मुझे मेरी इनकम में ऐड कर देना पड़ेगा। लेस कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ ऐड 30,000 हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ ये पूरा प्रोविजन कि टीडीएस किसी भी अमाउंट को, कोई भी अमाउंट है, कोई भी एक्सपेंस है, अगर उस पर टीडीएस नहीं काटते हैं हम और उसके रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट हमें दिया है, तो हमें सिंपल इतना ही सोचना है कि कौन सी अमाउंट पे टीडीएस नहीं कटा है और जो अमाउंट पे टीडीएस नहीं कटा है उसका 30% हमें डिस अलाउ करना है। तो हमारे पीएनएल में पूरा जो एक्सपेंस तो पहले से हमने दिया हुआ है, रेंट पेड तो पूरा माइनस हो ही चुका है क्योंकि डेबिट साइड दिया हुआ है। तो हमारे
इनकम में से माइनस हो गया, लेकिन पूरा हमें इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होता, इसलिए पूरा माइनस नहीं कर सकते। तो हमें कौन सी अमाउंट, जो अमाउंट पे टीडीएस कटना चाहिए था टीडीएस नहीं कटा है, उसका 30% डिसअलाउ होगा, तो वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। हमारे सम में टोटल 5 लाख रेंट पेड था। 4 लाख के बारे में कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो समझेंगे कि ये इस पे टीडीएस वगैरह जो भी है वो कट गया है। क्वेश्चन में दिया है एडजस्टमेंट नंबर 2 में कि 1 लाख रुपीज का है, वो विदाउट पेमेंट ऑफ टीडीएस हुआ है, तो हमें वो 1 लाख रुपीज का 30% डिसअलाउ करके हमें ऐड कर देना पड़ेगा। देखिए बहुत सिंपल छोटे छोटे प्रोविजन है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे और एक बार सुन लेंगे तो आपको लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा। पहला डेप्रीसिएशन में हमने आपको बताया कि डेप्रीसिएशन जो भी इनकम टैक्स के हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में दिया है वो ऐड कर देना है हमें, और एज पर इनकम टैक्स है वो लेस करना है। दूसरा एडजस्टमेंट हमारा रेंट के बारे में है कि उसमें 1 लाख का ऐसा रेंट है जिसपे टीडीएस नहीं कटा है, तो जब भी किसी पे टीडीएस ना कटा हो और वो इंडियन रेसिडेंट या इंडियन कंपनी को पेमेंट हो रहा है, तो उसका 30% डिसअलाउ हो जाता है। तीसरा दिया है हमें एडमिन एक्सपेंस पेड टू मिस्टर सूरज अमाउंटिंग 50,000 पेड इन कैश। तो एडमिन एक्सपेंस पेड टू मिस्टर सूरज अमाउंटिंग ₹50,000 पेड इन कैश ऑन 31 जनवरी 2024। देखिए अभी कैश पेमेंट डिसअलाउ होता है, और कैश पेमेंट के कई सारे प्रोविजन है इनकम टैक्स में अलग अलग जगह जो डिसअलाउ होता है, लेकिन अभी हमें बेसिक जो आपका मेन सेक्शन है उसी के बारे में हम एक बार जान लेते हैं कि कैश में अगर पेमेंट हो। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि बहुत सारे प्रोविजन है, कब कैश लोन को दिया हो तो कैश कितना होता है, पॉलिटिकल पार्टी को कैश दिया तो कितना डिसअलाउ होता है, ट्रांसपोर्टर को कैश दिया तो कितना डिसअलाउ होता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोविजन है, लेकिन आज मैं आपको सिंपल जो, अगर डिटेल कुछ भी आपको नहीं पता है या बेसिक जो जो बेसिक सम है उसमें अगर आपका टीडीएस जो कटा माफ कीजिएगा, जो हमारा कैश में पेमेंट हो रहा है तो वह डिसअलाउ होगा अगर 10,000 से ज्यादा का सिंगल डे, सिंगल पर्सन, मतलब अगर मैं किसी आदमी को एक दिन में 10,000 से ज्यादा का पेमेंट करता हूं तो वह डिसअलाउ हो जाएगा मेरा एक्सपेंस। यहां पर मैंने सूरज को एक दिन में ही 50,000 का पेमेंट किया है, तो वह बिल्कुल डिसअलाउ तो हो ही जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में और बता देता हूं इसके बारे में। मान लीजिए कि मैं सूरज को 10,000 दिया होता, अनुज को 5,000 दिया होता, अमित को हमने 9,000 दिया होता, सुमित को हमने 10,000 दिया होता, ललित को 9,000 दिया होता। तो देखिए इस तरह से कोई भी अमाउंट 10,000 से ज्यादा नहीं हो रही है तो ये सभी इनकम टैक्स में अलाउ हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए कि अमित को मैंने 19,000 दिया होता तो वो डिसअलाउ हो जाता, क्योंकि एक दिन में एक आदमी को 10,000 से ज्यादा नहीं देना है। मान लीजिए कि अभी मिस्टर अमित को मैंने 1 सितंबर को 9,000 दिया, उसी बिल के अगेंस्ट में 2 सितंबर को और 9,000 दे दिया, उसी बिल से रिलेटेड 3 सितंबर को और 5,000 दे दिया। हमारा बिल था, सिंगल बिल था, मान लीजिए 30,000 रुपए का था, और इसी बिल से रिलेटेड 5 सितंबर टीचर्स डे के दिन मैंने उसको और 8,000 रुपए का ऐसे पेमेंट करके 30,000 का पूरा पेमेंट कर दिया। तो देखिए यहाँ पर ये एक्सपेंस डिसअलाउ नहीं होगा, चाहे बिल एक था, बिल की अमाउंट नहीं देखनी, हमने जो कैश पेमेंट किया है वो तो अलग अलग दिनों में किया, एक दिन में किसी भी दिन हमने यहाँ पर 10,000 से ज्यादा का पेमेंट नहीं किया है, तो ये डिसअलाउ नहीं होगा। अगर मान लीजिए अमित को मैंने एक दिन इसी दिन 19,000 का पेमेंट कर दिया होता तो ये वाला एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाता, ये वाला नहीं होता, सिर्फ ये वाला ही डिसअलाउ होता। इसी तरीके से जब भी किसी आदमी को मैं अलग अलग
पेमेंट करता हूँ और सारे कैश में पेमेंट करता हूँ, तो वो कैश में किए हुए मेरे पेमेंट तभी डिसअलाउ होते हैं। तब एक दिन में एक आदमी, सिंगल डे सिंगल पर्सन को मैं 10,000 से ज्यादा पेमेंट करता हूँ। अगर ये ट्रांसपोर्टर होता है तो वो लिमिट होकर 10,000 से 35,000 हो जाती हैं। एक दिन में मैं एक ट्रांसपोर्टर को 35,000 पे कर सकता हूँ। लेकिन वैसा कोई एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आने की कोई संभावना नहीं है, तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि एक आदमी को एक दिन में 10,000 से ज्यादा पेमेंट नहीं करना है। अलग अलग आदमियों को, मैं 100 आदमियों को सबको 10-10 हजार से कम पे कर रहा हूँ, तो वो कोई ओके है, उसमें कोई इश्यू नहीं है, वो अलाउ हो जाएगा। दूसरा, अगर मैं एक ही आदमी को अलग अलग दिनों पे 10,000 से कम कम का पेमेंट कर रहा हूं, तो भी वो अलाउड हो जाएगा, वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कैश का हमने सीखा। यहां पर हमने क्या लिखा है कि सूरज को एडमिन एक्सपेंस में, जो भी एडमिन एक्सपेंस टोटल है, हमारा एडमिन एक्सपेंस ज्यादा है 1 लाख रुपए का है, लेकिन उसमें से सिर्फ 50,000 की बात की जा रही है, तो 1 लाख को तो हमें इग्नोर कर देना है। एडमिन एक्सपेंस हमारा 1 लाख रुपए का है, उसमें से 50,000 के बारे में कुछ डिटेल नहीं है, बाकी 50,000 के बारे में बोला गया कि सूरज को कैश में पेमेंट हुआ है, तो ये डिसअलाउ हो जाएगा। तो जो भी एक्सपेंस डिसअलाउ होता है तो हम क्या करेंगे, हमारा प्रॉफिट फ्रॉम पीएनएल है ही 8,95,000, और ये उसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो डिसअलाउ हुआ है 50,000, पूरा का पूरा डिसअलाउ होगा। टीडीएस का जैसा नहीं है कि 30% या कुछ डिसअलाउ होगा, पूरा का पूरा डिसअलाउ हो जाएगा। तो पहला हमने डेप्रिसिएशन सीखा, दूसरा टीडीएस बिना काटे अगर दे रहे हैं तो वो सीखा, और तीसरा वाला हमने सीखा है कि जिसमें कैश में अगर पेमेंट होता है तो वो डिसअलाउ हो जाता है। फोर्थ है मोटर कार यूज्ड फॉर द पर्सनल पर्पस। देखिए मोटर कार में यहाँ दो एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। मोटर कार का डेप्रीसिएशन अलग से नहीं दिया है, अदरवाइज वो भी हमें 1/2 करना पड़ता है, लेकिन यहाँ मोटर कार में दो है, मोटर कार का इंश्योरेंस और मोटर कार का अदर एक्सपेंसेस। तो आप देखिए जो भी अदर एक्सपेंसेस है मोटर कार का, प्रॉफिट ये लिखेंगे, और इसके बाद जो भी मोटर कार से रिलेटेड एक्सपेंस है वो हाफ हाफ ऐड हो जाएंगे, क्योंकि वो हमें एक्सपेंस में से डिसअलाउ होंगे। तो हमारा जैसे इंश्योरेंस है 50,000 का, तो वो 25,000 का ऐड करना पड़ेगा मुझे, और मेरा मोटर कार अदर एक्सपेंसेस 10,000 है तो 5,000 का ऐड करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें मेरी ऐड हो जाएगी। बहुत ही सिंपल था, ये ऐसे बहुत सारे सम पहले भी मैंने किए हैं और हमने एक साथ सॉल्व किए हैं, तो वो मैं आपको डिटेल में नहीं यहाँ बता रहा। 10% बैड डेप नॉट अलाउड बाय आईटीओ इन प्रीवियस ईयर। तो देखिए अभी बैड डेप रिकवर है, वो 80,000 ऑलवेज इनकम होता है, लेकिन यहाँ पर मेरा इनकम नहीं होगा कुछ, क्योंकि कुछ पिछले साल में मुझे डिसअलाउ हुआ था, कितना 10%। तो यहाँ पर 10% में मेरे इनकम में ऐड नहीं होने दूंगा, मतलब जो टोटल 80,000 है उसमें से 80,000 का 10% जो आ रहा है मेरा 8,000, वो मेरा डिसअलाउ नहीं होगा, वो मेरा डिसअलाउ नहीं होगा। मतलब मुझे अभी मेरी इनकम में मैंने 80,000 दिखाया, लेकिन ऑलरेडी उसमें से मुझे 10% तो इनकम टैक्स ने पहले मेरे एक्सपेंस में नहीं लेने दिया था, तो वो मैं अभी इनकम में नहीं लूंगा और उसमें मुझे टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। तो वो मैं अभी मेरी जो टोटल इनकम आ रही है एज पर इनकम टैक्स, उसमें से लेस कर दूंगा। ऐसे भी कई सारे सम हमने पहले किए हुए हैं। देखिए अब एक आया आपका कि डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर नॉट रिकॉर्डेड 50,000। ये तो मेरी इनकम है, मेरी इनकम यहाँ पर कितनी है, एज पर पीएनएल 8,95,000 है। अगर मेरे क्रेडिटर से कोई डिस्काउंट मिल रहा है वो नहीं रिकॉर्ड किया है, तो वो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, अभी मेरी इनकम में ऐड कर दूंगा। तो बहुत सिंपल ये एडजस्टमेंट है। वो 15,000 का है तो डिस्काउंट में ऐड करूंगा 50,000, तो ये मेरा डिस्काउंट ऐड हो जाएगा। देखिए एक समय में इतना सारा आपका एक ही साथ नहीं ले रहा हूँ, ये सारे मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि कौन सी चीज ऐड होगी कौन सी चीज लेस होगी और उसका कैलकुलेशन वगैरह कैसे करते हैं। तो ये डिस्काउंट ऐड हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वो मैंने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया और मेरी इनकम है, और वो ऐसी इनकम है जो इनकम टैक्स में अलाउ है, तो वो मुझे अभी रिकॉर्ड करनी है, तो मैं रिकॉर्ड करूंगा तो मेरी इनकम बढ़ जाएगी। सैलरी इंक्लूड सैलरी पेड टू मिस्टर पार्थ। अभी देखिए सम हमारा जो है मिस्टर पार्थ के बारे में ही है। मिस्टर पार्थ का पीएनएल हमें दिया हुआ है और मिस्टर पार्थ को ही हम सैलरी पे कर रहे हैं। अभी अगर ये प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर खुद को सैलरी नहीं पे कर सकता है। तो जो भी हमारा इनकम है एज पर पीएनएल 8,95,000, उसमें कुछ सैलरी है, सैलरी टोटल हमें दिया हुआ है कुछ 2,50,000, बट उसमें से 1,25,000 उन्होंने खुद ली है, तो वो मैं सैलरी मुझे ऐड कर देना पड़ेगा, वो मुझे इनकम टैक्स में अलाउड नहीं होगा, तो वो मेरे प्रॉफिट में ऐड हो जाएगी, उससे मेरा प्रॉफिट मुझे बढ़ा देना पड़ेगा।
नेक्स्ट है हमारा क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक के बारे में। देखिए, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक के बारे में थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे सम में ये जो कैलकुलेशन है वो दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक की सिर्फ बात करते हैं। ओपनिंग स्टॉक में एडजस्टमेंट में क्या दिया है, अंडर वैल्यूड बाय 25%। मतलब ये जो भी दिख रहा है ना, वो मुझे 25% से मेरा अंडर वैल्यूड प्राइस है। मेरा जो प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है 25% से। तो जो ये मेरा स्टॉक है, सपोज मेरा 100 रुपीज का स्टॉक रहा होगा, सॉरी ये हमारा 25% नहीं 20% है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। 100 रुपीज का स्टॉक रहा होगा, अंडर वैल्यूड बाय 20% मैंने अगर किया होगा तो मेरा 80 रुपीज आएगा। देखो 25% भी रख सकते हैं, पर कैलकुलेशन इजी रहे इसलिए मैंने 20 यहाँ पे किया है। 80 रुपीज है। तो अभी जो भी मेरे एग्जाम्पल में सम दिया है वो मेरा क्या है, ओपनिंग है, वो 80% है। तो हमें सिंपल लिखना है 80% पे 80,000, तो 100% पे कितना, 80,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 80, ये आ गया हमारा 1 लाख। तो हमारा एक्चुअल स्टॉक कितना होना चाहिए, 1 लाख है कितना, 80,000। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर 1 लाख रुपीज जो है, अगर मेरा यहां पर 80,000 की 1 लाख होता तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाता। तो उसके हिसाब से मैंने क्या कर रखा है, ये 80,000 कम अंडर वैल्यू करने की वजह से ये 80,000 ओपनिंग स्टॉक में क्या हो रहा है, मेरा जो प्रॉफिट है, अब ध्यान से समझिए, अगर यहां पर 1 लाख रुपए होता तो मेरा प्रॉफिट कम आता, लेकिन ये मैंने प्रॉफिट बढ़ा रखा है तो मैं ये मेरे प्रॉफिट में से लेस कर दूंगा। ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यू कितना है, 20,000। सेम वैसा ही क्लोजिंग स्टॉक में है, वो 1,60,000 का है, तो वैसे ही वो 100 है, यह 20% लेस करके 80% पे है, ये 80% पे है। अब देखिए 80% पे, इसको डिवाइड बाय 80% कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं या ऊपर हमने जैसे गिना वैसे भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपीज का, और हमने कितने से दिखाया, 160 से। मतलब हमने क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू दिखाया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि जो मेरा प्रॉफिट है वो कम दिख रहा है। ओपनिंग में किया था तो क्या मेरा प्रॉफिट उसकी वजह से ज्यादा आ रहा था, तो मैंने उसको क्या किया, लेस कर दिया। और यहाँ पर मेरा जो स्टॉक है वो अगर 2 लाख रुपए में यहाँ पे लिख लेता तो मेरा यहाँ प्रॉफिट ज्यादा आता। तो मेरा यहाँ पर ये जो कम करने की वजह से, मतलब मैंने जो 1,60,000 किया है उसकी वजह से जो मेरे प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आ रहा है उसे मुझे नलीफाई कर देना है। अगर मेरा यहाँ 2 लाख होता तो मेरा यहाँ प्रॉफिट बढ़ जाता, तो मेरे को यहाँ पे भी प्रॉफिट बढ़ा देना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे ऐड करना पड़ेगा 40,000, 1,60,000 माइनस 2 लाख, 2 लाख में से किया तो नेट इम्पैक्ट क्या आएगा, मेरे को ऐड करना पड़ेगा मेरे इनकम में 20,000 रुपीज। कभी अंडर वैल्यूड है, कभी ओवर वैल्यू भी हो सकता है, ओपनिंग अंडर, क्लोजिंग ओवर वैल्यू हो सकता है। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में एक बार लिख के बताइए, मैं आपको सारे कौन से एडजस्टमेंट जिसमें ओपनिंग अंडर है, क्लोजिंग ओवर है, क्लोजिंग अंडर है, ओपनिंग ओवर है, दोनों ओवर है, दोनों ही अंडर है, सभी टाइप के एग्जांपल लेके एक आपके लिए अलग से रिकॉर्ड लेक्चर मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, तो आने वाले टाइम में आप उसको देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मेरे को बताना पड़ेगा कि आपको ऐसा कोई लेक्चर चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में ऐसा डिटेल डाल दीजिए, तो मैं आपके लिए वो लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा। अब अगला एक एडजस्टमेंट देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इंक्लूडेड 25,000 ऑफ न्यूज़पेपर ओन्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी। मतलब ये जो हमारा यहाँ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आया है 1,15,000, उसमें से 25,000 पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर में ऐड दिया। तो एक चीज आप अपने गांठ बांध के लिख लीजिए, अगर कोई भी पर्सन अगर पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर, उसके कोई पैम्पलेट, कोई सोविनियर या कहीं पर भी ऐड देता है, एडवर्टाइजमेंट देता है, उसके लिए अगर कोई भी एक्सपेंस वो पे करता है ना, तो इनकम टैक्स में वो डिसअलाउ होता है। हम रोज सुनते हैं पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड डोनेशन दिया या इलेक्ट्रॉनिक
पॉलिटिकल पार्टी को ये डोनेशन दिया, तो वो डोनेशन वगैरह अलाउड होता है। लेकिन अगर उसका कोई न्यूज़पेपर है, सोवेनियर है, या फिर उसका कोई पैम्पलेट है, उसमें हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं, तो वो एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस है, वो हमें इनकम टैक्स में अलाउड नहीं होता है। तो जो भी हमारा प्रॉफिट है उसमें ये हमारा 25,000 है वो ऐड हो जाएगा। तो आप याद रखिए कि अगर पॉलिटिकल पार्टी है उसको डोनेशन वगैरह में इश्यू नहीं है, लेकिन अगर उसके कोई न्यूज़पेपर है, कोई पैम्पलेट है, कोई सोवेनियर है, उसमें अगर हमने कोई एडवर्टाइजमेंट दी है, तो वो एक्सपेंस हमें अलाउ नहीं होता है। अभी हमारा अगला एग्जांपल है 10th। देखिए ये बड़े ही सिंपल है। इसमें लिखा है कि गुड ऑफ मार्केट वैल्यू 25,000 परचेज एट 10,000। देखिए मार्केट वैल्यू से पहले तो ऐसा कोई भी समय तो कोई लेना देना नहीं, परचेज प्राइस क्या था 10,000, एंड टेकन फॉर हाउस होल्ड कंजम्पशन वेर इंक्लूडेड इन सेल। देखिए सेल एट 20,000 ऐसा ऐड कर दीजिए इसमें, कि हमारा जो 10,000 का गुड्स है उसमें से 20 उसको सेल में हमने एज अ 20,000 सेल में हमारे रिकॉर्ड कर रखा है, और उसका कॉस्टिंग 10,000 था। तो सिर्फ हमें यहाँ पर क्या करना है, इसका इफेक्ट नहीं करने के लिए डिफरेंस का 10,000 है उसका इम्पैक्ट हमें सिर्फ हमारे जो पीएनएल है उसमें से रिमूव कर देना है। अगर वो 10,000 का इम्पैक्ट रिमूव करते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स है वो दिखेगा, क्योंकि ये पर्सनल पर्पस के लिए यूज हुआ है। इसके सेल में हम कोई नॉशनल प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं कर सकते। यहाँ हमने नॉशनल प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है 10,000 रुपीज का। क्यों, हमारा कॉस्ट था 10,000 का, हमने सेल किया 20,000 में। तो ये जो 10,000 रुपीज का प्रॉफिट है वो प्रॉफिट हमारा नॉशनल है, क्योंकि हमने खुद को ही सेल किया है। तो वो वाला प्रॉफिट हमें इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होता, इसीलिए वो प्रॉफिट हम हमारे प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, वहां पर नहीं रहेगा। सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल हमारा है 11th नंबर का। अमाउंट ऑफ अदर इंश्योरेंस इंक्लूडेड LIC ऑफ मिस्टर एंड मिसिस सा 15,000 एंड मेडिक्लेम 5,000 इंक्लूडिंग चिल्ड्रन। देखिए आप थोड़ा सा अभी हमने ATC अभी तक किया नहीं है, लेकिन LIC जो भी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट होगा उसमें ओन स्पाउस, मतलब वाइफ हस्बैंड, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का पे करते हैं तो वो एक दूसरे का अलाउड हो जाएगा। और चिल्ड्रन, डिपेंडेंट चिल्ड्रन रहेंगे तो वो उनका LIC से रिलेटेड अलाउ होगा। सेम मेडिक्लेम में भी ये सबका अलाउ हो जाएगा। मेडिक्लेम में मदर फादर का भी डिपेंडेंट होता है, वो हम ATC में सीखेंगे। यहाँ हमें सिर्फ जानकारी दी है कि 15,000 फॉर LIC और 5,000 फॉर मेडिक्लेम। तो ये दो हमको जो दिए हैं वो टोटल इंश्योरेंस में, यहाँ टोटल इंश्योरेंस एक्सपेंस जो है हमारा अदर एक्सपेंस 25,000 यहाँ दिया हुआ है अदर। देखिए अदर इंश्योरेंस इंक्लूड्स, तो ये जो अदर इंश्योरेंस है उसमें 20,000 इंक्लूड है। तो हम सीधा प्रॉफिट में से पहले तो इसको, ये जो भी हमने लेस किया हुआ है वो लेस किया है तो उसको ऐड कर देंगे, और ATC और ATD में हमें एंड में डिडक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर सिंपली हमें क्या करना है, हमारा जो भी प्रॉफिट है 8,95,000, उसमें से जो LIC का और मेडिक्लेम का पैसा है 15,000 और 5,000 सिर्फ माइनस कर देना रहेगा। अब हमारा लास्ट एडजस्टमेंट है म्युनिसिपल टैक्स पेड इंक्लूड्स फॉर रेंटेड प्रॉपर्टी अमाउंटिंग 2,000। तो हमने देखा था कि देखिए ये हाउस रेंट है, ये हाउस रेंट है 50,000, वो तो हमारा बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता। अगर इसको तो हम यहाँ से रिमूव करेंगे ही, माफ कर दिएगा, इसको तो हम यहाँ से रिमूव करेंगे ही। इसको रिमूव करने के साथ साथ हमने जो हमारा म्युनिसिपल टैक्स है 5,000 रुपीज का, उसमें से क्या दिया है कि 2,000 रुपीज का है वो इससे रिलेटेड है, तो वो हमें नहीं अलाउड होगा। तो हम जो आपका हमारा प्रॉफिट है 8,95,000, उसमें यहाँ जो ऐड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऊपर से ऐड होंगे, उसमें हमें म्युनिसिपल टैक्स भी ऐड कर देना है। कितना, 2,000 का, जो हमें हमारी हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो वो हमें इसमें ऐड
कर देना है, क्योंकि वो इनकम में हमने पूरा यहाँ डिडक्शन ले लिया लेकिन पूरा हमें नहीं मिलेगा। तो देखिए, अब मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कौन सी इनकम आएगी। सबसे पहले तो हमारा ये जो प्रॉफिट है वो लेंगे हम, उसमें हम कौन सी चीजें लेस करेंगे, जो यहाँ पर ये एग्जांपल में आया है वो तो लेस करेंगे ही। इसके अलावा डिविडेंड है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में होता है, टैक्सेबल। हाउस रेंट है वो हमारा हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होता है। और लॉटरी इनकम है वो भी हमारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कैलकुलेट होता है, उस पर टैक्स। तो ये तीनों चीजें हम यहाँ से रिमूव करेंगे, तो हमारा जो पीएनएल है ये एडजस्टमेंट में प्लस माइनस लेस जो भी हुआ है, उसके अलावा हम ये बेड डेप रिकवर का तो हमने एडजस्टमेंट ले लिया है, क्लोजिंग स्टॉक का भी ले लिया है, तो उसमें लॉटरी इनकम लेस करेंगे, डिविडेंड इनकम भी लेस करेंगे और हाउस रेंट भी लेस करेंगे। ये जो हमारा प्रॉफिट है उसमें ये तीनों एडेड है, लेकिन ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो लेस कर देंगे। स्टॉक का एडजस्टमेंट ले लिया, सैलरी का एडजस्टमेंट हमने ले लिया, परचेज ले लिया, एडवर्टाइजमेंट का, पॉलिटिकल पार्टी का एडजस्टमेंट भी यहाँ ले लिया है, रेंट का एडजस्टमेंट भी हमने ले लिया, एडमिन का भी ले लिया है, मोटर कार इंश्योरेंस भी ले लिया, अदर इंश्योरेंस भी आया, म्युनिसिपल टैक्स भी आया। फिर हमने आपको बताया था कि जनरल रिजर्व जब भी अगर दिया है पीएनएल में तो वो नहीं रहेगा। यहाँ पर ये पीएनएल के डेबिट साइड है तो लेस हुआ है, तो हमें ये ऐड कर देना है। ऐड वाले सेक्शन जो भी एडजस्टमेंट का ऐड है उसके अलावा ये भी एक ऐड होगा। बेड डेप बिजनेस का ओके, सेल्स एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन भी अगर कुछ डिटेल नहीं दिया है तो बिजनेस का समझेंगे। इनकम टैक्स कभी भी अलाउड नहीं होता तो ये एक ऐड हो जाएगा। ऑफिस एक्सपेंस नॉर्मल ऐड हो जाएगा। इनकम टैक्स प्रोविजन भी डिसअलाउ होगा तो ये भी ऐड हो जाएगा। तो देखिए, इतना सा सम है हमारा। हमारे ये 12 एडजस्टमेंट थे वो हमने सीखे। डेप्रीसिएशन हमने पहले सबसे सीखा कि जो भी पीएनएल में दिया है डेप्रीसिएशन वो हमें ऐड करना है, ये लेस कर देना है। रेंट पेड है, अगर उस पर टीडीएस नहीं कटा है तो जो भी अमाउंट है जिस पे टीडीएस नहीं कटा उसका 30% डिसअलाउ हो जाएगा। एडमिन एक्सपेंस है जो हमने कैश से पे किया, हमने कैश में डिटेल में यहाँ पर सीखा कि एक ही आदमी को अगर मैं एक दिन में 10,000 से ज्यादा पेमेंट करता हूँ तो वो डिसअलाउ होगा। अलग अलग आदमियों को 10,000 से कम करता हूँ तो वो अलाउ हो जाएगा, या एक ही आदमी को अलग अलग डेट पे करता हूँ तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 10,000 से कम होना चाहिए, पर 10,000 से ज्यादा एक दिन में एक आदमी को पे करूंगा तो वो डिसअलाउ हो जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि 1/2 मतलब 50% मोटर कार हमने पर्सनल पर्पज के लिए यूज किया है, उसका एडजस्टमेंट ले लिया। 10% बेड डेप हमें अलाउ नहीं हुआ था तो अभी वो जब भी वो रिकवर होगा तो पूरा इनकम में नहीं लेंगे, अभी हम उसमें से भी 10% डिसअलाउ कर देंगे। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर नॉट रिकॉर्डेड, अगर वो नहीं रिकॉर्ड है और इनकम है तो अभी रिकॉर्ड कर लेंगे। सैलरी है अगर वो मेरी मिस्टर पार्थ की है जो कि मेरे प्रोपराइटर है, मैं खुद को ही सैलरी नहीं दे सकता मेरे बिजनेस में, तो वो सैलरी भी मेरी डिसअलाउ हो जाएगी और ऐड हो जाएगी। ओपनिंग स्टॉक का और क्लोजिंग स्टॉक का हमने सीखा है कि 20% अंडर वैल्यूड है तो कैसे कैलकुलेशन करना है। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल लेक्चर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम आपके लिए एक अलग से पूरा स्टॉक से रिलेटेड, क्योंकि 5-6 एग्जाम्पल में आपके जो बुक में दिए हुए उसमें ये डेप्रिसिएशन से रिलेटेड माफ कीजिएगा, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, और आपको डिटेल में इसकी डिटेल चाहिए तो आप बताइएगा, हम जरूर आपके लिए रिकॉर्ड कर देंगे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है और 25,000 हमने पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर में दिया है। तो मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर या सोवेनियर में कोई भी अगर ये आपको दिख जाए तो आपको सीधा डिसअलाउ कर देना है और उसको ऐड बैक कर देना है। फिर हमने एक देखा था कि गुड्स है मैंने वो खुद कंज्यूम किए, वो हमारे 10,000 के थे लेकिन सेल में मैंने उसको एज ए 20,000 रिकॉर्ड कर दिया, तो बिल्कुल गलत है। मैंने नॉशनल प्रॉफिट किया है, मैं खुद के पर्पज के लिए यूज कर रहा हूँ तो मैं उस पर कोई प्रॉफिट नहीं मार्जिन ले सकता, इसलिए वो जो 10,000 का मैंने प्रॉफिट कमाया वो मेरे इनकम में नहीं ऐड होगा, इसलिए वो मुझे माइनस कर देना है। और फिर हमने ये एग्जांपल देखा था कि जिसमें एलआईसी और मेडिक्लेम रिलेटेड हमारे इंश्योरेंस में एडेड है तो वो मुझे लेस कर देने पड़ेंगे। और अगर मेरा जो म्युनिसिपल टैक्स है उसमें रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से जो रेंट आ रहा है उसके रिलेटेड कोई म्युनिसिपल टैक्स है तो वो मुझे ऐड कर देना पड़ेगा। इसके अलावा हमने देख लिया कि हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो ये हमारे माइनस कर देंगे हम, लेस हो जाएगा। डिविडेंड भी लेस हो जाएगा और लॉटरी इनकम भी लेस हो जाएगा क्योंकि अदर हेड में कैलकुलेट होता है। इसके अलावा हमने देखा था कि कोई भी रिजर्व जैसे जनरल रिजर्व वगैरह है तो वो पीएनएल में अलाउ नहीं होता तो उसे ऐड करना पड़ेगा। इनकम टैक्स और इनकम टैक्स का प्रोविजन भी हमें अलाउ नहीं होता तो वो ऐड करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज हमने बहुत सारे आपके 5-6 जो क्वेश्चन है उसको मिलाकर एक ही क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दिए। आज हमारा पर्पस यही था
कि ये सारे एडजस्टमेंट का आपको बेसिक आइडिया आ जाए और किस तरह से इनमें से कोई भी चार पांच भी एडजस्टमेंट अगर आपके सम में आ जाए तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सको और आपको कोई दिक्कत ना आए। तो ये बेहद आसान आसान सब एडजस्टमेंट थे जो आज हमने सीखे हैं। और ये हम कोई भी सम में अगर इसमें से कुछ भी एडजस्टमेंट आते हैं तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही है। मैंने आज आपको बड़ी ही ईमानदारी से ये जो एडजस्टमेंट है उसके बारे में डिटेल में सिखाया है और आपके लिए बड़ा सा क्वेश्चन कंपाइल किया है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले हर वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री श्याम।